प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो ना? हाँ, तो भैया एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नमाला 1.2 शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए, है ना। बातें तो अपन क्लास में अपन करते रहेंगे। ओके, आपका आज का जो पहला काम रहेगा इस एक्सरसाइज के लिए, आपकी प्रश्नमाला 1.2 में अपन क्या करेंगे वो अपन देख लेते हैं। हल्का सा काम अपन करेंगे। अपन दो बातें सीखेंगे यहाँ। दो बातें क्या आपको आती हैं? एक सीखेंगे अपन LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में कहते हैं LSP, और एक होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे बोलते हैं अपन MSP। आप लोग इनकी फुल फॉर्म जो है कमेंट करके मुझे बताएं। LSP की फुल फॉर्म अपन क्या कहते हैं और MSP को अपन फुल फॉर्म में अपन क्या कहते हैं, ये आप मुझे निकाल के दिखाएं। ये दोनों टॉपिक अपन यहाँ इस एक्सरसाइज के अंदर, इस प्रश्नमाला के अंदर अपन पढ़ेंगे। बोलो आया समझ में? और एक बात और अपन यहाँ सीखेंगे, वो है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ये क्या होता है? ये अपन छोटी क्लासों से करते आ रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो अभाज्य से मुझे आप लोग मुझे बताएं। मैंने आपको सबसे बेसिक क्लास में बताया था कि अभाज्य का मतलब क्या? ऐसी संख्याएं जो सिर्फ खुद से भाग होती हो, उन्हें अपन अभाज्य संख्याएं कहते हैं। गुणनखंड का मतलब क्या होगा? उन संख्याओं को आप गुणा करते हुए लिखें तो उन्हें अपन गुणनखंड बोलेंगे। अभाज्य गुणनखंड अपन किस तरह से करते हैं? एक विधि होती है भाग विधि। भाग विधि कौन सी है? कुछ इस तरह से। अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया मुझे आप 64 का अभाज्य गुणनखंड करके दिखाएं, तो ये आपकी भाग विधि है। इसमें अपन क्या करते हैं? सबसे पहले छोटे नंबर से भाग देते हैं, फिर दूसरे नंबर से भाग देते हैं। इस तरह से अपन भाग देते जाते हैं और लास्ट में जो आंसर आते हैं उन्हें अपन अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। किसके अभाज्य गुणनखंड कहेंगे? हम कहेंगे 64 के अभाज्य गुणनखंड। यहाँ जो आते हैं वो इसके अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। बोलो आया समझ में? अभाज्य का मतलब जो ऐसी संख्याएं जो हो, जो जिसमें सिर्फ खुद का भाग जाता हो, प्राइम नंबर जिसे कहते हैं, अभाज्य संख्या अपन कहते हैं। बस ये छोटा सा खेल है और ये खेल अपन खेलने वाले हैं। करें? शुरू करें? जल्दी से भी एक काम कर लो, आज का पहला क्वेश्चन करें उससे पहले जो मैंने तुम्हें नोटबुक का बोला था, हाँ वही नोटबुक, वो नोटबुक अपने हाथ में लेके बैठो और एक साथ में पेन भी ले लेना, क्योंकि नोटबुक में कुछ लिखना है ना, क्योंकि आपको लिखना पड़ेगा। बिना लिखे काम नहीं बनने वाला है। मैं लिख रहा हूँ, मैंने 10th कब की पास कर रखी है, मैंने 10th कब की पास कर रखी है। आपको पास करना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब पढ़ना ही है तो अच्छे से कहो। मारवाड़ी में एक कहावत है, जब दूड़ा खाना ही है ना, दूड़ा का बोला तो मिट्टी, तो ठेठ ऊपर धुरे पे बैठ के खाइए, उसके टीले पे बैठ के खाएं, है ना, नीचे बैठ के नहीं खाएं। चले, क्या है? पहला आपकी एक प्रमेय है। प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय कहती है कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ये अंक गणित जो है, अंकों वाली जो गणित है, उसके लिए एक छोटी सी आसान सी प्रमेय है, आप सबको आती है, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है तो थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं, इसका मान रख लेते हैं। कहते हैं प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या बताओ कौन सी थी? जिसमें खुद का भी भाग जाएगा और अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, वो तो भाज्य संख्या होती है। खुद का भाग जाता है उसे क्या कहते हैं? अपन अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसको अपन समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ, एक छोटी सी संख्या ली मैंने 18, एक छोटी सी संख्या ली मैंने 18, तो ये कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, क्या 18 एक भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या है ना, क्योंकि भाई इसमें 2 का भाग जा सकता है, इसमें 3 का भाग जा सकता है, इसमें 6 का भाग जा सकता है, 9 का जा सकता है, 18 का जा सकता है, तो हुई ना अभाज्य संख्या। तो ये कहता है कि अभाज्य संख्या भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या में आप लिख सकते हैं। मुझे इसके टुकड़े करके दिखाओ, गुणे करके दिखाओ, तो अपन कैसे बोल सकते हैं? हम कह सकते हैं 3 छंगे 18, ऐसे कह सकते हैं ना अपन, 3 छंगे 18, या फिर 6 तिये 18, ऐसा कुछ। और 6 को अपन फिर से टुकड़े कर सकते हैं, प्राइम नंबर है ना अभाज्य संख्याओं में, 6 को अपन लिख सकते हैं 2 तिये 6, 2 तिये 6। तो यही इसके कहने का अर्थ है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं में लिख सकते हैं। देखिए 3 अभाज्य संख्या, इसमें सिर्फ खुद का भाग जाता है, 2 में सिर्फ खुद का भाग जाता है, 3 में सिर्फ खुद का भाग जाता है। तो ये कहता है प्रत्येक भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्या में लिख सकते हैं। बोलो आया समझ में? और फिर इसने एक बात और बोली है कि अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। भाई इनको तुम आगे पीछे कर दोगे ना तो भी ये 18 तो 18 ही रहेंगे।
बोला है समझ में। आप 3 दूनी 6, 6 दूनी 18, 6 तिया 18 करो, या फिर इस 3 को पहले लिख दो, 3 तिये 9, 9 दूनी 18, मिलेगा आपको 18 ही। इनका सीक्वेंस चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो है समझ में। तो ये एक छोटी सी प्रमेय है जो आप सबको आती है। अब आते हैं अपन आज के उदाहरण की तरफ से। आज जो आपका पहला उदाहरण है, अपन आज प्रश्नावली 1.2 करेंगे। इसके अंदर 4 उदाहरण है, पहले उदाहरण को समझेंगे और उसके बाद प्रश्नावली को शुरू करेंगे। बड़ी आसान प्रश्नावली है। उदाहरण नंबर 5 क्या बोलता है, देखो कहता है संख्याओं 4 की घात n, 4 इसकी पावर कितनी लिखी है, इसकी घात कितनी लिखी है, n लिखा है। ये कह रहा है इस पर विचार करिए, इस पर सोचिए, थोड़ा सा सोच लेते हैं। कहते हैं जहां n एक प्राकृत संख्या हो, प्राकृत संख्या जो प्रकृति में होती है और प्रकृति में 1 से शुरू होती है, यानी 1 से लेके कोई भी संख्या है, जांच कीजिए कि क्या जांच करनी है मैं भाई, हमें कोई ब्लड टेस्ट नहीं करना है, कोई यूरिन टेस्ट नहीं करना है, यहाँ एक छोटा सा जांच करना है। क्या जांच करना है, जांच करना है कि क्या n का कोई ऐसा मान है, इस n की जगह कोई ऐसा मान रख सकते हैं क्या कि जिसके लिए 4 की घात n जिसको आप सॉल्व करें तो कह रहा है इसका अंक है, जो अंतिम अंक है वो शून्य आ जाए, वो 0 आ जाए, पर समाप्त होता है। ऐसा हो सकता है क्या, तो ऐसा होता है कि नहीं होता है, इसके लिए अपन थोड़ा सा विचार करते हैं। मुझे एक बात बताएं, मैं कोई भी एक संख्या लिखूं, जैसे मैंने लिखा है 198, ऐसा ही मैंने एक संख्या लिखी, ये कह रहा है कि अगर ये संख्या 0 पे खत्म हो, इसका मतलब लास्ट में कितना आना चाहिए, 0। अब जरा सोच के बताओ, अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर 0 आता है, लास्ट में अगर 0 आता है तो 0 आता है, इसका मतलब या तो ये संख्या 2 से भाग हो सकती है या ये संख्या 5 से भाग हो सकती है। बोला है समझ में। यानी इस 0 की बजाय आप 10 मान लो, आसानी के लिए क्या कर लो, आप 10 मान लो, आसानी के लिए क्या कर लो, 10 मान लो। तो 10 में या तो सिर्फ 2 का भाग जा सकता है या सिर्फ 5 का भाग जा सकता है, 10 का खुद का तो जाना ही है। इन दोनों प्राइम नंबर का, दोनों अभाज्य संख्याओं का भाग जा सकता है। यानी कि अगर पीछे वाला अंक 0 आना चाहिए, आता है, इसका मतलब जो भी संख्या हो, जैसे ये 10 बनेगा, 10 को अपन 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। यानी कि कोई भी संख्या हो, अगर उसका अंतिम अंक 0 आए, इसका मतलब अगर आप उसके गुणनखंड करोगे कुछ इस तरह से, तो वहाँ 2 और 5 जरूर आने चाहिए, जरूर आने चाहिए, नहीं तो ये 0 पे खत्म नहीं होगा। आया क्या आपको समझ में, क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप यहाँ से इसको सिर्फ समझ लीजिए। यहाँ कहता है 4 की घात n जो है, हमें बताना है क्या ये अंतिम अंक 0 पे खत्म होगा कि नहीं होगा। अंतिम अंक कुछ भी हो सकता है, कितने भी बड़े अंकों की संख्या हो सकती है, और n की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। बट ये कह रहा है कि अंतिम में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मुझे जरा सोच के बताओ, 4 की घात 1 करोगे तो 4 आएगा, 4 की घात 2 करोगे तो कितने आएंगे, 4 चौके 16 आएगा, 4 की घात 3 करोगे तो कितना आएगा, बोलो 4 चौके 16 और 16 चौके 64, है ना। तो आप देखोगे ये सीक्वेंस फिर से रिपीट होने लग गया, 4 6 4 6, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप देखेंगे 0 कभी नहीं आएगा। और इसे अपन यूँ समझ सकते हैं कि जो संख्या है 4, जो संख्या है 4, इसके अगर आप गुणनखंड करोगे तो 2 × 2 होता है, 2 × 2 होता है। इसके ऊपर पावर कितनी है, इसके ऊपर कितनी पावर है, n। तो भाई अगर यहाँ 5 जब तक नहीं आएगा, 5 जब तक नहीं आएगा, इसका मतलब तुम n की जगह भले कुछ भी रख दो, तुम n की जगह भले कुछ भी रख दो, इसका अंतिम अक्षर का अंतिम जो मान होगा वो 0 कभी भी नहीं आएगा। तो ये बस एक समझने वाला क्वेश्चन है। अब क्या लिखेंगे, कहेंगे 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 2 होते हैं। यहाँ 5 आपका मिसिंग को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, 5, यहाँ 5 नहीं है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि अगर इसका गुणज या गुणनफल 2 और 5 हो तभी इसका अंक जो है वो 5 आपका 0 आता है। यहाँ इसका अंतिम अंक 0 नहीं हो सकता। बस आपको यही यहाँ पे करना है, ठीक है। ये उदाहरण ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं करेंगे तो भी ठीक है। आगे बढ़ता हूँ उदाहरण नंबर 6 की तरफ। उदाहरण नंबर 6 क्या कहते हैं, उदाहरण नंबर 6 कहता है, क्या कहता है कि दो संख्याएं हैं, एक तो है 6, दूसरी है 20। इनके अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसप, और LCM का मतलब होता है लसप, लघुत्तम समापवर्तक, है ना। ये ज्ञात करिए, ये दोनों मुझे बताने हैं। समझ में आया क्या, किसके बताने हैं, 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको करके दिखाने हैं। तो बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। अभाज्य गुणनखंड किस तरह से करा जाता है वो भी आप देख लीजिए। मैं एक क्वेश्चन करूंगा, इससे आपको सबको समझ में आ जाएगा। जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जो बच्चे टॉपर हैं, उन्हें तो आसानी से समझ में आना ही आना है। लेकिन जो बच्चे थोड़े वीक हैं, जिनको लगता है मैथ्स हार्ड है,
भैया मैथ्स हार्ड नहीं है, उनको भी ये समझ में आएगा। मैं कह रहा हूँ मैं आपको हर एक चैप्टर ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा ही नहीं मैथ्स हार्ड है ना, बिल्कुल नहीं लगेगा आपको मैथ्स हार्ड है। तो बस आप मेरे पे थोड़ा सा भरोसा करिएगा, बस इतना ही कर लीजिए। क्या कह रहा है, एक तो संख्या है 6, दूसरी है 20, एक तो संख्या है 6, तो मुझे इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। मुझे बताओ 6 कब आता है, जब मैं 2 का गुणा किससे करूं, 3 से करूं तो 6 आता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसी तरह से 20 की बात करें तो 20 कब आता है, तो 20 कब आएगा, देखिए 20 कब आएगा, 20 आएगा, देखिए सोच के देखिए, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, 2 इंटू 10, लेकिन मैं 10 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि 10 के मैं और टुकड़े कर सकता हूँ। कैसे, 2 इंटू 5, 2 पंजे 10, तो 2 पंजे मैंने 10 लिखे। यहाँ मैंने 10 को 10 क्यों नहीं रखा, क्योंकि 10 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 10 एक अभाज्य संख्या नहीं है। यहाँ कहता है अभाज्य गुणनखंड, ये जो गुणन में जो संख्याएं लिखी ये सारी अभाज्य होनी चाहिए, ये सारी अभाज्य होनी चाहिए। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया। अब आपको बोला है HCF निकालना है और LCM निकालना है, तो दोनों को अच्छे से समझ लीजिए कि HCF में क्या करते हैं, मसपा में क्या करते हैं और LCM में क्या करते हैं। यहाँ हमेशा बताना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंग्लिश का थोड़ा सा यहाँ सहारा ले, इन्हें फैक्टर बोलते हैं, इन्हें फैक्टर बोलते हैं। ये फैक्टर है किसके, 20 के, 2 2 5। ये फैक्टर है किसके, 6 के, 2 और 3। तो इसकी परिभाषा कहती है हाईएस्ट, अधिक से अधिक, कॉमन जो आपका उभयनिष्ठ एक जैसा हो फैक्टर, कि भाई इसमें और इसमें आपको कौन ऐसा फैक्टर है जो आपको एक जैसा दिखा। मुझे तो एक जैसा एक तो 2 दिखा, एक जैसा 2 दिखा, मुझे एक तो ये दिखा, तो इसे आप लिख लीजिए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक तो हमें 2 दिखा। और कुछ दिखा कि आपको, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हमें इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं दिखा। तो जब भी आप मसपा निकालें, HCF निकालें, तो हमेशा इन फैक्टर में से, इन गुणनखंडों में से जो आपको उभयनिष्ठ दिखे वो लिख लो। बोलो आया समझ में, सबको अच्छे से समझ में आया क्या, सारे बच्चों को। देखो भाई सारे बच्चों को समझ में आना चाहिए, चाहे कोई यूपी से हो, चाहे कोई बिहार से हो, चाहे कोई मध्य प्रदेश से हो, कहाँ से भी हो, पंजाब से हो, जहाँ से भी हो, भाई सबको समझ में आना चाहिए। मैं हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ और हिंदी तो सबको आती है ना। चलिए, किन्हीं को अगर इंग्लिश में हो तो हम इंग्लिश मीडियम के लिए भी पढ़ा रहे हैं। मैथ्स का जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, मैं हिंदी मीडियम वालों को भी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम वालों को भी पढ़ा रहा हूँ। दोनों हाथों में लड्डू हैं आपके, आप दोनों हाथों से लड्डू खा सकते हैं, ठीक है, तो खाइए ना। चलिए, इसके बाद अपन निकालेंगे भी LCM। क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, LCM। यहाँ क्या करते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बताते हैं। यहाँ अपन मल्टीपल बताते हैं, गुणज बताते हैं। याद रखिएगा, जो गुणज होता है इसका क्या मतलब हुआ। यहाँ छोटा सा एक मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देके समझाता हूँ। देखिए, मैंने मान लीजिए एक संख्या ली है मैंने 4 और एक संख्या ली है मैंने 6, एक संख्या ली है मैंने 6। मुझे एक बात बताओ, मैं या जब मल्टीपल की बात करूं, यानी कि गुणनफल की बात करूं, एक गुणज की बात करूं, तो मुझे एक ऐसी संख्या आप सोच के बता सकते हैं क्या जिसमें 4 का भी भाग चला जाए, जिसमें 6 का भी भाग चला जाए। तो इसके लिए आसानी ये रहती है कि भाई 4 का पहाड़ा लिख दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, और इस तरह से आप पहाड़ा लिख दो कि भाई दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका दोनों में भाग जा सकता है। 6 का क्या सकते हैं अपन, 6 का लिख सकते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, और इस तरह से अपन आगे बढ़ते हैं, इस तरह से अपन आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए, यहाँ मल्टीपल का मतलब होता है गुणज, गुणज। तो मुझे इस पहाड़े में कौन सा ऐसा नंबर दिखा जो दोनों में एक जैसा है, तो मुझे 12 दिखा है, मुझे 12 दिखा है। मैं कह सकता हूँ कि 12 में 4 का भी भाग चला जाएगा तो 12 में 6 का भी भाग चला जाएगा। ये 12 इन दोनों का क्या है, ये इन दोनों का LCM है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्तक है। बोलो आया समझ में कि 12 ही एक ऐसी संख्या है जो दोनों का गुणज है। गुणज का मतलब क्या, कि 4 के भी गुणे में आएगी और 6 के भी गुणे में आएगी, है ना। ये सबसे छोटी है। आप आगे बढ़ेंगे तो आपको और संख्या मिलेगी। आपको और संख्या कैसे, यहाँ 24 आती है, यहाँ पे भी आगे बढ़ेंगे तो 24 आएगी। ये भी तो कॉमन है, ये भी तो कॉमन है, लेकिन आपको सबसे छोटी संख्या लिखनी है। आपको सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये 12 ही है। समझ में आया आपको। तो ये आपका लसप का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ किस तरह से अपन करेंगे, यहाँ पहाड़ा नहीं लिखेंगे अपन, यहाँ क्या करेंगे, अपन ने जो इसके गुणनखंड कर लिए हैं इन्हीं से इनका आंसर निकलेगा। मैं पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा डीप जा रहा हूँ, आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन अपन इतना डीपली नहीं पढ़ेंगे।
लसप में जो करते हैं वो क्या करना है आपको, बस ये ध्यान रखनी है कि सबको लिख दो, सबको लिख दो, जो जो आपको यहाँ गुण जो आपको अभाज्य गुणनखंड दिखे उनको सबको लिखो। एक तो मुझे 2 दिखा तो लिख दो, एक मुझे कौन दिखा 3 दिखा तो लिख दो, एक मुझे कौन दिखा 5 दिखा तो लिख दो। अब आप कहेंगे सर यहाँ 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 2 3 बार है, आपने तो एक ही बार क्यों लिखा। अब सोचने वाली बात है, पहला काम तो क्या है कि सबको लिख दो, पहला काम तो क्या है सबको लिख दो। अब ये काम करना है कि जहाँ जो ज़्यादा आए उसको लिखो, जहाँ जो ज़्यादा आए उसको लिखो। मुझे बताओ यहाँ 2 1 बार है, यहाँ 2 कितनी बार है 2 बार है, तो मैं 2 बार को यहाँ लिखूंगा, समझ में आया, मैं यहाँ 2 बार को लिखूंगा, यानी मैंने इसके 2 के ऊपर 2 गाते लगा दी। 3 एक ही बार है तो एक ही बार लिखा, 5 एक ही बार है तो इनको एक ही बार लिखा। बस ये इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको सॉल्व करें और इसका आंसर लिखें। 2 दूनी 4 बनेगा, 4 तिये 12 बनेगा और 12 पंजे 60 बनेगा, 12 पंजे 60 बनेगा। तो मुझे बताओ क्या बनेगा इसका HCF, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मसप बनेगा 2, वहीं इसका लसप बनेगा कितना 60। बोलो आया समझ में। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड, आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से लसप मसप बताने, तो कुछ इस तरह से अपन बताएंगे। बोलो कितना आसान था, सारे बच्चों को समझ में आया। कोई एक भी बच्चा, कोई भोला भूत कोई रहा क्या जिसको समझ में नहीं आया, कोई भोला बच्चा कोई नहीं ना, सारे बच्चे होशियार हो। चलो वेरी गुड, करो इसे। उदाहरण नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आपको निश्चित रहिएगा PDF मिल जाएगा, हमारे एप्लीकेशन जो है वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। एप्लीकेशन इसके लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी भैया। उदाहरण नंबर 7 देखिए, उदाहरण नंबर 7 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसी विधि से आपको इस बार 96 का 96 का और 404 का क्या करना है HCF ज्ञात करना है और फिर LCM ज्ञात करना है, फिर LCM ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन जो है आप खुद ट्राई करेंगे, 8वां उदाहरण जो है आप खुद ट्राई करेंगे। यहाँ एक छोटी सी बात अपन यहाँ सीखेंगे, वो क्या बात है, अगर आपको 2 संख्याएं देते हैं, मैं एक संख्या को N1 बोलता हूँ, एक संख्या को N2 बोलता हूँ। अगर आपको 2 संख्याएं देते हैं और आपसे कहें उनका HCF बताओ, उनका HCF बताओ, उनका LCM बताओ, उनका LCM बताओ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि मसपा और लसपा अगर आप बताते हैं, दोनों संख्याओं का लसपा मसपा बताते हैं, तो ये कहता है, क्या कहता है कि इन दोनों संख्याओं को गुणा करो या फिर इनके लसपा मसपे को गुणा करो तो दोनों में कोई अंतर नहीं आता है। बस इस बात को ध्यान रखिए कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन्हीं संख्याओं का लसपा और मसपा का गुणनफल होता है। बस ये छोटी सी बात आप याद रखिए, ये आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगी। ओके, रह जाएगा सबको याद। 2 संख्याएं होनी चाहिए, 3 संख्याएं नहीं चलेगी, बस 2 ही संख्या होनी चाहिए। चलिए हाँ जी, क्या है उदाहरण नंबर 7, करिए हल। उदाहरण नंबर 7 कहता है किसका, अभाज्य गुणनखंड विधि से। एक तो 96 का 96 का है, एक नंबर कितना है 96, 96 है ना, मैं राजस्थानी हूँ इसलिए मेरी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। 96 इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए किस तरह से करे जाते हैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे आसान तरीका कि इसका पहले आधा कर दो, 2 का भाग दो, 2 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, देखो 2 का भाग देने का मतलब 2 तो जरूर आएगा। बाकी कौन सी संख्या आएगी यहाँ देखिए, 2 का भाग देखिए 4 दूनी 8, 4 बार चला जाएगा और एक आपके पीछे रह जाएगा, एक आपके पीछे रहेगा 16 बनेगा और 8 दूनी 16 यानी 2 × 48 बनता है, 2 × 48 बनता है। 48 को अपन फिर से ब्रेक करके लिख सकते हैं, 48 को अपन फिर से तोड़ के लिख सकते हैं। 48 कैसे आता है, 24 दूनी 48, 48 कैसे आता है 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। तो मैंने लिखा 2 × 24, 2 × 24। 2 आपके अभाज्य संख्या है, 2 भी आपके अभाज्य संख्या है, लेकिन 24 को अपन और तोड़ सकते हैं, कैसे 2 × 12, 12 दूनी 24। बोला है समझ में, इस तरह से आप करें तो बड़ा आसान है। 12 दूनी 24, 12 को फिर से तोड़ सकते हैं कैसे, 2 × 6, 6 को फिर से तोड़ सकते हैं कैसे, 2 × 3, 2 × 3। अब आप इनको नहीं तोड़ सकते। बोलो आया समझ में। ये तरीका किसको अच्छा लगा भाई, सबको अच्छा लगा। किस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं, बस यही तरीका आप अपनाओ, है ना, यही तरीका आप अपनाओ। अगर आपसे ये नहीं हो तो फिर अपने पास अपना देसी तरीका है, अपना रामबाण इलाज है, क्या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तरीका एक ही बात है। ये किसकी बात हुई 96 की। अब 404 की बारी आती है भाई, किसकी बारी आती है 404 की। तो लिखते हैं अपन यहाँ, अगली संख्या है 404। मुझे इसके भी क्या करना है, इसी तरह से अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले
देखो सम संख्या है, देखो सम संख्या है तो सम संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग तो जरूर जाएगा। 404 का आधा करोगे तो सीधा सा होता है 202, 202 होता है। 202 का आधा करो, इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो जाएगा। 202 का आधा करने पे आता है 101। कितना आता है? 101। अब इस 101 में किसका भाग जा सकता है वो अपन ट्राई करके देखते हैं। 101 के अंदर आप भाग देके देखिए 5 का नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग देके तो 3 का भाग नहीं जाता है, 4 का तो बिल्कुल नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का अपन ट्राई करके देखते हैं। 7 का भाग अगर देखिए 7 एकम 7, पीछे बचेंगे 3, भाग नहीं जा रहा है। 31 पीछे बचा है, भाग मतलब आपके भाग नहीं जा रहा है ना। क्या था? 101। 7 का भाग देने पे, हाँ 31 में 7 का भाग नहीं जा रहा है, 8 का भी नहीं जा रहा है, इसमें 9 का भाग आप देखेंगे तो 9 का भी नहीं जाएगा, 10 का भाग 10 का भी नहीं जाएगा। आगे आप देखेंगे तो इसके अंदर किसी का भाग नहीं जा रहा है, किसी का भाग नहीं जा रहा है। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। ये 404 के क्या बनेंगे? अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। अब रही बात कि आपको इनका पहले HCF बताना है। पहले क्या बताना है आपको? इनका HCF बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। तो HCF कैसे बताते हैं मुझे बताइए जरा, किस तरह से मैंने बताया था? इन दोनों फैक्टर में से जो आपको अधिकतम उभयनिष्ठ दिखे, मुझे एक तो ये दिखा, इसके साथ ये दोनों का जोड़ा बना, ये और ये, इन दोनों का जोड़ा बना, बाकी किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है, बाकी किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो लिखिए फिर 2 गुणा 2 यानी कि 4 इन दोनों का क्या बनेगा? मसप बनेगा। अब इसने कहा था है पहले तो HCF ज्ञात करिए और कह रहा है फिर इसका LCM ज्ञात करिए, यानी कि आप LCM इस तरीके से ना करके जो अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया है उस तरीके से करिए, जो आपको फॉर्मूला बताया है उस तरीके से करिए। फॉर्मूला बोले तो कौन से वाला? इसे आप N1 संख्या बोल दीजिए, इसे आप N2 संख्या बोल दीजिए। फॉर्मूला क्या था कि 2 संख्याओं का जब आप गुणा करोगे तो उनका आंसर HCF गुणा LCM आता है, HCF गुणा LCM आता है। मुझे बताओ दोनों संख्या कौन कौन सी है? एक तो है 96, दूसरी है 404। हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में चल रही है। HCF कितना है? HCF कितना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने भी निकाला है 4। हमें LCM नहीं पता, हमें LCM नहीं पता। मुझे जरा ये बता दो, LCM मुझे निकालना है तो इसके गुणा में कौन है? देखो 4 है, इस 4 को भगा के क्या कर दो? इसके भाग में डाल दो, इस 4 को हटा के क्या कर दो? इसके भाग में डाल दो, तो बनेगा 96 96 गुणा 404, और ये 4 जो गुणा में था वो कहाँ चला जाएगा? भाग में चला जाएगा, और यहाँ आपको क्या मिल जाएगा? LCM मिल जाएगा। क्या करें? भाग दे के देखें, यहाँ भाग दीजिए। क्या करें? इससे भाग दे दें, 4 दूनी 8, पीछे बचेगा 1, 4 चौके 16, 4 चौके 16। 24 का गुणा किससे करना है? 404 से, तो 24 का गुणा 404 से यहाँ कर लेते हैं, है ना। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 0 4 दूनी 8, 6 8 और 1 9, 6 8 और 1 9, 9696। क्या बन रहा है आपका? लसअप जो बन रहा है, LCM जो बन रहा है वो बन रहा है 9696, 96 96। ये आपका LCM बनेगा। बोला है समझ में? जल्दी से इसको रीड आउट करिए और राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए इसको जल्दी से, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो। हाँ, आगे क्या है? इस बार आपके पास संख्या है 6 72 120 का आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसापा और मौसापा बताना है। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ 3 संख्या है, आपको तीनों के बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड करने हैं और फिर इनका HCF और LCM निकालना है। ये सवाल क्योंकि आसान है, आपकी प्रैक्टिस के लिए आप इसे खुद ट्राई करेंगे। उदाहरण नंबर 8 जो है ये मैं आपके लिए रख रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपसे बोला था कि मैं हर एक उदाहरण कराऊंगा और हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन याद रखिए मैं ये भी साथ में ध्यान रखूंगा कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी जो है वो साथ साथ होती रहे, है ना। क्योंकि देखिए वरना वीडियो जो है लंबा हो जाता है, एक ही तरह के क्वेश्चन को बार बार कराने से वीडियो लंबा हो जाता है। और ये आप खुद भी समझदार हैं कि ये इस तरह के जो क्वेश्चन है जो आसान है, एक ही पैटर्न के बिल्कुल एक जैसे हैं, वो हम खुद भी करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस से ही आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। करें तो फिर ज़्यादा मैं आपको भाषण नहीं दूंगा, है ना, ज़्यादा मैं आपको भाषण नहीं दूंगा। आगे बढ़ते हैं अपन। उदाहरण नंबर 8 के बाद आपकी प्रश्नावली 1.2 शुरू होती है और इसका पहला क्वेश्चन जो है वो यही क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। आपको क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड आपको करने हैं, बस यही काम करना है। आसान सा क्वेश्चन है, मैं बस यहाँ से एक क्वेश्चन कराऊंगा, यहाँ से मैं बस एक क्वेश्चन कराऊंगा। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है 140
140 का क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे करोगे, वही तरीका है 2 से। ये आपको इस तरह से करना है ना, गुणनफल के रूप में, ये आपको कह रहा ना इस तरह से आपको करके दिखाना। 2 का भाग दीजिए 70 बार, 2 का भाग दीजिए 70 का, 2 का भाग देने का मतलब आधा कर दो, 2 का भाग का मतलब आधा कर दो। 140 का आधा 70, 70 का आधा करो कितना आएगा 35, 35 के आधे नहीं कर सकते, 17.5 आ जाएंगे, वो काम चलेगा नहीं है ना, वो आपके काम चलेगा नहीं। क्या करो 5 का भाग दे दो 7 बार, अब किसका भाग दे दो 7। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। किसके अभाज्य गुणनखंड है ये है 140 के, 140 के। तो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इतना आसान सा क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 ये सवाल आप खुद से ट्राई करेंगे, है ना, ये खुद से ट्राई आपको करने हैं। आसान थे इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, कर लीजिए, कर लेंगे क्या सारे बच्चे, पक्का ना? हाँ, तो भाई जो जो बच्चे कर रहे हैं करें, पक्का करके करिएगा कि मुझे इनके आंसर जो हैं मुझे कमेंट बॉक्स में दिखने चाहिए, मुझे इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दिखने चाहिए। जितने भी बच्चों ने आज की क्लास देखी है उन सारे बच्चों के भी आंसर आने चाहिए कमेंट में कि 5वीं का ये आंसर है, चौथे का ये आंसर है। बोलो आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या कहते हैं, कहते हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करिए। भाई आपको संख्याएं दे रखी हैं, आपको संख्याएं दे रखी हैं, पहले क्या करो इनका लसप और मसप बताओ, बता सकते हैं। फिर कहता है तथा इसकी जांच करिए। क्या जांच करनी है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो उन्हीं के HCF और LCM के बराबर होता है। क्या मैंने इसकी बात करी अभी? करी ना? तो एक बार इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है। और हाँ 3 क्वेश्चन है तो मैं कितने क्वेश्चन कराऊं भैया, आप ही बताओ कितने क्वेश्चन कराऊं? एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है तो बस एक सवाल मैं कराऊंगा, बस एक सवाल। हाँ, क्या है पहला सवाल? आपको संख्या दे रखी है 26, 26 के क्या करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए। देखिए 26 कब आता है, 13 दूनी 26, है ना, बड़ा आसान सा होता है। 13 दूनी 26, 13 2 जा 6। हाँ, यहाँ से एक बात भाई मुझे याद आई, भाई आप 10th क्लास में पढ़ते हो, आपको कम से कम 25 तक पहाड़े आने चाहिए भैया, 25 तक आपको पहाड़े आने चाहिए। ये काम नहीं होगा तो आपका मैथ्स का जो प्रोसेस रहेगा वो थोड़ा धीमा हो जाएगा, प्रोसेसर जो है ना वो धीरे हो जाएगा। ये प्रोसेसर है, हाँ ये प्रोसेसर है, आपकी रैम बढ़ जाएगी, आपको 25 तक अच्छे से पहाड़े याद हो तो, है ना। रैम सबकी अच्छी होनी चाहिए भैया। अब 1-1 GB 2-2 GB रैम लेके मत बैठना, रैम बढ़ाओ, रिचार्ज कराओ, अच्छे से रिचार्ज कराओ। और ये रिचार्ज कहीं बाहर से नहीं होगा, खुद पढ़ोगे तो ही ये रिचार्ज हो सकता है। बोलो आया समझ में? यहाँ कोई फ़ोन पे पेटीएम वगैरह कुछ काम में नहीं आने वाला आपके। 26 को लिखेंगे 2 गुणा 13। अब मुझे बताइए संख्या लिखी है 91, इसे आप क्या करोगे, इसे किस सकते लिख सकते हैं, 13 सत्ते 91। मैंने कैसे लिखा, क्योंकि मुझे पहाड़ा आता है, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ये इसके फैक्टर बने, इसके गुणनखंड बने। सबसे पहले बोले आपको HCF निकालने का है, कोई बात नहीं निकाल लेंगे। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मुझे बताओ इन दोनों फैक्टरों में, गुणनखंडों में आपको अधिकतम कॉमन क्या दिखा? मुझे एक तो 13 कॉमन दिखा, यहाँ पे भी दिखा, यहाँ पे भी दिखा। बोलो आया समझ में? 2 और 7 एक जैसे नहीं है, तो इनका HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मसप कितना आएगा, 13 आएगा। अब बात करें LCM की, लसप की बात करें, कैसे निकालते हैं लसप? मैंने आपसे क्या कहा था, LCM निकाले तो सबको लिखो। सबसे पहले 2 को लिखो, उसके बाद उससे छोटा कौन है, बड़ा कौन है, वो 7 है, उसके बाद कौन है, 13 है, उसके बाद कौन है, 13। यहाँ ऐसे नहीं कि 13 2 बार लिखा तो 2 बार लिखे, यहाँ अगर 13 लिखा होता तो 2 बार लिखते, तो अपन 2 बार लिखते, लेकिन दोनों में एक ही बार आ रहा है तो आपको एक बार ही लिखना है। समझ में आया? तो ये क्या बनेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड बनेंगी, इन्हें आप गुणा कर लीजिए। 13 सत्ते कितने होते हैं, 91, और 91 का गुणा करोगे 2 से तो 90 का डबल करते हैं तो 180 आता है। 180 में 2 जोड़ दीजिए, बनेगा 182, 182। इस तरह से आप, है ना, एकदम साथ में इसकी कैलकुलेशन करें। ऐसा नहीं इसको यहाँ आप सॉल्व करके देखें, जब छोटी कैलकुलेशन हो तो करिए ना, साथ में कर सकते हैं। मैंने कैसे किया वापस देखिए, मैंने कहा 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 91 का डबल करना है, का डबल करना है। 2 से गुणा करने का मतलब क्या करना, डबल करना। तो भाई काम करो ना, इसको 90 + 1 कह दो, फिर 90 का डबल कर दो 180 होता है, और 1 का डबल कर दो 2 होता है। 180 और 2 कितने बनेंगे, 182 बनेंगे। ये कुछ इस तरह से आप करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती है। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये आपको टाइम बचा के देती है ना। टाइम बचा के क्यों देती है, क्योंकि भाई आप जब एग्ज़ाम दोगे
तो आप थोड़े, मुझे पता है, थोड़े आप बदमाशी भी करोगे, इधर उधर ताके जाकर भी करोगे, आप पानी के लिए जा सकते हैं, है ना, फ्रेश होने के लिए जा सकते हैं, तो आपका टाइम बचना चाहिए। और एक अपने को टारगेट भी तो बनाना है कि हमने पेपर सबसे पहले किया, सही है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, बोलो आप लोग कर सकते हो क्या? मैं क्वेश्चन नंबर 3 और करा देता हूँ, वरना आप मुझे गालियाँ दोगे कि सर तो क्वेश्चन करा ही नहीं रहे, सारे के सारे काम हमें ही दे रहे हैं, है ना। वो ऐसा नहीं हो, तो एक क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं। चलिए आगे वाले पेज पे करें। एक तो है 336 और दूसरा है 54, 54। आगे वाले पेज पे करें या इसको साइड में कर लें? चलिए इसको साइड में कर लेते हैं, इसको अपन यहाँ पे साइड में कर लेते हैं, ताकि आपका जो नोट्स वाला जो काम रहे वो आसानी से आपके बन जाए। एक तो संख्या है 336, दूसरा क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। 336, इसके मुझे क्या करना है? गुणनखंड बताने हैं। मुझे बताओ 336 को आधा कर सकते हो क्या? कर सकते हो आधा? कैसे करोगे? 336, तो देखिए आधा करने का तरीका क्या होता है? 300 का आधा कितना होता है? 150, और 36 का आधा कितना होता है? 18। 36 का आधा कितना होता है? 18। इन दोनों को जोड़ दो बस, 1 6 8, 168। कितना बनेगा? 168। इस तरह से आप इनका आधा करें, यानी कि मैं 2 गुणा 168 लिख सकता हूँ, 2 गुणा 168 लिख सकता हूँ। 168 को फिर से आधा कर लीजिए, 168 को फिर से आधा कर लीजिए। 16 का आधा 8 होता है, 8 का आधा 4 आता है, कितना आता है? 84। कितना लिखेंगे? यानी कि 2 गुणे 84, 2 गुणे 84। आधा करने का मतलब पहले मैंने 2 लिखा है, 84 को फिर से आधा कर सकते हो, कैसे? 42। कितना लिख सकते हो? 42। तो 42 लिखने के लिए क्या मुझे लिखना पड़ेगा? 2 गुणे 42। 42 को फिर से आधा कर सकते हैं, कैसे? 2 गुणे 21, 2 गुणे 21। बोलो आया समझ में? 21 को आधा नहीं कर सकते अब, क्योंकि ये 2 का भाग नहीं जाएगा, ये विषम संख्या होगी। लेकिन 21 को अपन 3 गुणे 7 लिख सकते हैं, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं किसी भी नंबर को और विभाजित नहीं कर सकता। बोलो आया समझ में? तो ये 336 के फैक्टर हो गए। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप कर पाएंगे। आप सोच रहे होंगे सर ने कैसे कर लिया, सर ने तो याद किया होगा। नहीं, मैंने याद नहीं कर रखा है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती है। मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मुझे पढ़ाते हुए आपके लिए 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं। हाँ, मुझे मेरी उम्र देख के आपको नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे पढ़ाते हुए 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मैंने जो है, मैं मेरा थोड़ा सा रिव्यू आपको बता देता हूँ। मैंने 2015 में बीटेक कंप्लीट कर रखा है। ओके, मैंने 2015 में बीटेक कंप्लीट कर रखा है। जब मैं आपके 2000 मैं लमसम आपसे बता दूं, मैं जब 12th क्लास में था तब से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो 12th क्लास से आप देख लीजिए मुझे अब कितना टाइम हो चुका है, मैं तब से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ओके, और क्योंकि मुझे पढ़ाना जो है काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाने से खुशी मिलती है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सामने खड़ा हूँ। चलिए दूसरा है आपके पास 54, 54 के मुझे करके दिखाए कैसे बनेंगे। 6 9 54 होता है ना, 6 9 54, तो मैंने लिखा 6 9 54, लेकिन मैंने देखा 6 को और विभाजित कर सकते हैं, 9 को विभाजित कर सकते हैं। तो 6 के तो मैंने लिखे, देखिए 2 3 6, और इसी तरह से 9 के क्या लिखे मैंने? 3 गुणा 3, है ना, 3 3 9। तो बस इनको हटा लीजिए, यहाँ से इनको यहाँ से बीच में से हटा लीजिए। बोलो ये कैसे किया मैंने? आपको समझ में आया? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। बोलो समझ में आया? क्या बोले आपको? बोले HCF बताओ, HCF बताओ। आप ही मुझे बताएंगे यहाँ क्या क्या आपको कॉमन दिखा। एक तो 2 दिखा तो लिख दीजिए, बाकी यहाँ 2 खूब सारे हैं लेकिन यहाँ नहीं है। 3 एक बार है, 3 एक बार है, तो बस मैं एक बार लिख सकता हूँ। 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, और कोई 3 तो यहाँ है लेकिन वो आपके कॉमन नहीं आ रहे, उभयनिष्ठ नहीं आ रहे। तो इनका HCF कितना बताओगे? 2 3 6, 2 3 6 बताओगे। इसी तरह से अब मुझे इनका लसअप बताना है, एलसीएम बताना है। बोलो कैसे बताओगे? एलसीएम कैसे बताओगे? सबको लिखेंगे, एक तो 2 को लिखेंगे, और कुछ आ रहा है क्या? एक 3 आ रहा है, और कुछ आ रहा है क्या? एक 5, एक 7 आ रहा है। तो इनको सबको मैंने सबसे पहले तो लिख दिया। अब हम उनको लेंगे जो सबसे ज़्यादा हो। देखिए यहाँ बहुमत की बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा वोटर है वहाँ आपको वोटिंग करानी है, यहाँ कितने हैं? 2 एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, यहाँ सिर्फ 1 बार है। तो ये आपको जिताएंगे, तो यहाँ क्या कर दिए हमने? कहा 2 की घात हम 4 काम में लेंगे। बात करें 3 की, 3 यहाँ कितनी बार है? 3 बार है, वहाँ सिर्फ अकेला है, तो हम किसे काम में लेंगे? हम 3 को काम में लेंगे। और यहाँ 7 कितनी बार है? 1 ही बार है, इसको 1 ही बार रहने दीजिए। इसको आप गुणा करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 2 की घात 4 करने का मतलब क्या हुआ? 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, यहाँ 16 बनेंगे, 3 का क्यूब करने पे 27 आता है, और यहाँ इसका गुणा करने पे 7 आता है। ठीक है, अब आप इसका गुणा करेंगे और इसका आंसर जो है वो आप खुद बताएंगे, क्योंकि आप गुणा करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए।
बोला है समझ में। तो एक क्वेश्चन में आपके लिए रख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 510 और 92। ठीक है, करें आगे बढ़े। सवाल नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 3 क्या कहता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करिए। वही तरीका है, वही क्वेश्चन है। बोलिए क्या कर रहा हूँ क्या, या आप खुद कर लेंगे? बोलिए कर रहा हूँ क्या, सेम क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप कहें तो मैं करा देता हूँ आपके संतुष्टि के लिए, बस कराऊंगा एक ही क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए मैं सवाल नंबर 2 करा देता हूँ। सवाल नंबर 2 कहते हैं, एक संख्या है आपके पास 17, तो 17 की अगर अपन फैक्टर करें, अभाज्य गुणनखंड करें, तो 17 में किसी का भाग जाता ही नहीं है, तो 17 को बस 17 एकम 17 ही लिख सकते हैं। इसी तरह 23 है, 23 को में भी मैं किसी का भाग नहीं दे सकता, तो इसे भी अपन 23 एकम 23 ही लिख सकते हैं। और बात करें 29 की, तो यहाँ कहेंगे 29 को भी अपन सिर्फ 29 एकम 29 लिख सकते हैं, इसके अलावा इसको कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। बोला है समझ में। इसकी कोई फैक्टर अपन कर ही नहीं सकते, गुणनखंड अपन कर ही नहीं सकते। अब बात करें इसके एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मुझे बताओ यहाँ कोई कॉमन दिख रहा है क्या? अगर मैं खाली 17 लिखता तो आपको कोई कॉमन नहीं दिखता, इसलिए मैंने इनके गुणे में 1 लिखा है, क्योंकि गुणे में 1 जो है ये तो कॉमन आ ही सकता है, ये तो आपके कॉमन आ ही सकता है। जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो 1 कॉमन आता है, क्योंकि 1 का भाग तो सब में जाता है। अब बताएं मुझे एलसीएम, एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबको लिखते हैं। यहाँ सब कौन कौन है, 17 है, 23 है और 29 है। एक को आप चाहे तो लिखें, पर नहीं लिखेंगे तो भी एक ही बात है, इनका गुणा करिए और वही आपका क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। ठीक है, कर लेंगे क्या? हाँ भरो, हाँ बोलिए, जल्दी से बोलिए, करोगे कि नहीं करोगे? इतने अच्छे तरीके से समझाया है, अब तो आपको करना पड़ेगा भाई, है ना। सवाल नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैंने दूसरा पार्ट कराया है, आपको पहला पार्ट और तीसरा पार्ट आपको खुद को ट्राई करना है। ये थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने इसको आपको करवाया। ओके, आगे बढ़े अपन सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, कह रहा है आपके पास संख्याएं हैं, एचसीएफ लिखा है, उसके बाद ब्रैकेट लगा के लिखा है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का 306 और कितने हैं 657, इनका एचसीएफ आपको कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। उसके बाद कहता है एलसीएम, इन्हीं संख्याओं का आपको क्या बताना है, एलसीएम आपको बताना है। तो हम यहाँ किसकी हेल्प लेंगे, अपन एक फॉर्मूले की हेल्प लेंगे जो अपन अभी कर चुके हैं। कौन सा फॉर्मूला भाई, किस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं? हमने ये पढ़ा है, अगर दो संख्याओं को आपस में गुणा करें तो उनका आंसर कैसे आता है, उनका आंसर HCF गुणे LCM आता है। ये अपने पढ़ा है ना, तो बस यही काम आपको करना है। देखिए कैसे करेंगे, दोनों संख्याएं कौन कौन सी जरा बताएं। एक तो है आपके पास 306, दूसरी है आपके पास 657, और यहाँ HCF की बात करें आपको दे रखा है कितना है, देखो 9 दे रखा है। हमें LCM नहीं पता, लेकिन LCM अगर पता करना है तो इसके गुणे में कुछ भी नहीं आना चाहिए, ये जो गुणे में 9 लिखा है इसको यहाँ से पकड़ो और इसको क्या कर दो, इसको भाग में विभाजित, इसको भाग में डाल दीजिए, क्योंकि गुणे में जो नंबर होता है वो कहाँ जाता है, भाग में जाता है। तो हमने कहा कि 306 गुणे 657, जब भी आप एग्जाम में ये इस तरह का काम करें तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ जब ये इसके नीचे जाएगा तो मुझे काटा काटी करनी पड़ेगी, यहाँ आपको 2 लाइनें छोड़ के काम करना है, ये आपके काम करने के अच्छे तरीके को बताता है। एग्जामिनर को पता लगेगा, मुझे मान लीजिए मैं एकदम इसी के साथ में लिख देता अगर मैं, तो मैं जब 9 से भाग देता तो मैं आगे काट के कहाँ लिखता, मेरे पास जगह ही नहीं बचती। और ये सारा काम अगर आपने अच्छा भी किया है, सही भी किया है, लेकिन बहुत गंदा दिखता है, बहुत ही गंदा दिखता है, तो वो आपको नहीं करना है। जब भी आपको लगे कि यार अब काटा काटी होने वाली है, तो क्या करेंगे, हम हमेशा स्पेस दे के काम करेंगे। 306 गुणे 557, ये मैंने लगभग 2 लाइन के बराबर जगह छोड़ दी है, और भाग में किसको डालेंगे अपन, 9 को भाग में डालेंगे। अब 9 का भाग अपन देने की कोशिश करते हैं। पहले मैंने 3 के पाड़े से काटा, 3 का भाग यहाँ चला जाएगा, 3 एकम 3, 0 रहने दीजिए, और 3 दूनी 6, 2 और 1 3 होता है, यानी 3 का भाग फिर से चला जाएगा, 3 का भाग फिर से दीजिए, 3 3 9, पीछे बचेगा 1, और 3 चौके कितने होते हैं, 12 होते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप होशियार बनेंगे भैया। 657 का गुणा करना है मुझे 34 से, तो यहाँ कर लेता हूँ, 657 का गुणा करना है 34 से। 7 चौके 28, हासिल की 2 करिए, 5 चौके 20 और 2 22 करिए, 6 चौके 24 और 2 26,
7 ये 21 करिए, 2 है आपके पास, 5 ये 15 और 2 17, एक ऊपर आएगा, 3 चंगे 18 और 1 19, सही है। 8 2 और 1 3, 6 6 12 और 1 13, हासिल का 1 2 और 1 आपके पास कितना बनेगा 2। आप एक बार क्रॉस चेक भी कर लीजिएगा, हो सकता है मैंने जल्दबाजी में गलत कर रखा हूँ। कोशिश तो करूँगा कि मैं गलत नहीं करूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई बाई चांस कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करके मुझे उसका आंसर करेक्ट करके दिखा दीजिएगा कि सर आप यहाँ गलत हैं। बिल्कुल हाँ हाँ आप ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं कि सर आप यहाँ गलत है, इसका आंसर ये आएगा। सही है, मैंने ये लिखा है, आप भी इसको एक बार क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा। इससे ये पता लगता है ना कि काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं या कौन नहीं पढ़ रहा है ना, कौन कौन बच्चे पढ़ रहा है। मैं हो सकता है कभी गलती अनजाने से ना करके जानबूझ के भी कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने शायद कोई गलती नहीं करी है। तो ये आपका सवाल नंबर 4 कंप्लीट होता है। बोलो सबको समझ में आया? आगे बढ़े, सवाल नंबर 5। देखिए वही सवाल वापस आया जो अपने उदाहरण में करा था। इस सवाल को आपको नहीं करना है, बस समझ लीजिए। कह रहा है जांच करके बताइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए एक संख्या दे रखा है आपको 6 की घात n। कह रहा है ये अंक 0 पे समाप्त हो सकता है क्या? 0 पे समाप्त हो सकता है क्या? कि n की जगह कुछ भी रखें, 1 2 3 4 कुछ भी लिखें। तो कह रहा है इसको सॉल्व करने पे क्या अंतिम अंक 0 आ सकता है? अंतिम अंक 0 आ सकता है। तो हम बस ये देखेंगे कि इसके गुणनखंड क्या होते हैं। इसके गुणनखंड क्या होते हैं? 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। तो यहाँ हम देखते हैं कि 6 के गुणनखंड 2 और 3 होते हैं, यहाँ 5 नहीं है। अगर 5 अगर साथ में हो जाता तो 100% आपके 2 पंजे 10 जरूर होते हैं, 2 पंजे 10 जरूर होते हैं। आप कहते हैं सर 3 भी तो साथ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पंजे 10 और 10 दिए करोगे तो 30 आता है। वह चाहे 10 आए, चाहे 30 आए, चाहे 40 आए, मुझे तो पीछे 0 आने का बोला था, है ना। लेकिन यहाँ 0 नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि भैया इसमें 5 नहीं है, 5 मिसिंग है। 6 के गुणज क्या होते हैं? 2 गुणे 3। यहाँ 5 नहीं आ रहा है, इसलिए अपन क्या कहेंगे? नहीं। n के लिए कोई भी ऐसी संख्या आप नहीं लिख सकते कि इसका अंतिम अंक 0 आ जाए। कारण क्या बताओगे? क्योंकि 6 के गुणनखंड 2 और 3 होते हैं, यहाँ 5 इसका गुणनखंड नहीं है। और जब तक 5 गुणनखंड नहीं होता है तब तक आपका अंतिम अंक जो है वो 0 नहीं आ सकता। बोला है समझ में? तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो ये क्वेश्चन जो है आपको उदाहरण में दे रखा है, आप इसकी अगर लैंग्वेज लिखना चाहे तो आप वहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ मैं सवाल नंबर 6 की तरफ। हाँ, कहता है व्याख्या करिए। आपको बताना है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस, यहाँ देखिएगा प्लस लिखा है, प्लस 13 6 7 6 5 4 3 2 1 गुणे में है और इसके आगे प्लस का 5 लिखा है। ये कह रहा है ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये दोनों की दोनों भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कौन सी थी? जिसमें स्वयं के अलावा बाकी संख्याओं का भी भाग जाता है वो तो भाज्य है, और भाग नहीं जाएगा तो उसे अपन अभाज्य बोलेंगे। बोलो सही है क्या? मुझे ये बताना है ये दोनों अभाज्य संख्या है, बस ये प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं पहली संख्या लेता हूँ। कहते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस में क्या लिखे हैं? 13। मुझे ये बताना है कि इसमें 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जाता है, बस ये बताना है। कैसे करें? तो यहाँ सबसे पहला काम जो है आप देखेंगे ये तीनों गुणे में है और ये अकेला है। इन दोनों पार्ट में से अपन 13 को क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो मैंने 13 को बाहर रखा है, 13 को मैंने बाहर रखा है और जो बचे उसको अंदर लिखेंगे, जो बच गए हैं उनको अपन अंदर लिखेंगे। यहाँ मैं 13 को मैं खा चुका हूँ, ले लिया मैंने इसको बाहर, तो अंदर बचेंगे 7 गुणे 11। आप प्लस का साइन लगाएं और 13 को मैंने यहाँ खा लिया है, कॉमन ले लिया है। यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ 0 नहीं लिखेंगे। देखिए 13 के गुणे में 1 होता है, 13 के गुणे में 1 होता है। 0 होगा तो इसका मतलब ये तो 0 बन जाएगा। 13 इंटू 0 करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी इसके गुणे में 0 नहीं है, इसके गुणे में 1 है। मैंने 13 को खा के बाहर रख दिया है, तो यहाँ कितने रखेंगे अपन? कहेंगे पीछे 1 बच गया। इसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। 13 गुणे 11 सत्ते कितने होंगे? 77, 77। इसमें क्या जुड़ रहा है? 1, क्या बना? 13 गुणे 78, 13 गुणे 78। तो हमने देखा ये जो भी संख्या सॉल्व करने पे आए, ये सॉल्व करने पे जो भी संख्या है, इसके अगर ये भाज्य संख्या है तो इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए ना, 2 से ज़्यादा। मुझे बताएं ये क्या लिखा है? 13। ये क्या लिखा है? 13। 13 एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 78 जो है ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब हमें ये पता लगा कि यार इसमें तो 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। बोलो सही है क्या? आसान था। इसी तरह से दूसरा पार्ट जो है ये आप ट्राई करेंगे। ओके, प्लस 5, इसे कैसे करेंगे? आप 5 कॉमन ले लीजिए, आप 5 को कॉमन ले लीजिए, 5 बाहर रखेंगे, बाकी जो भी बचा है 5 को मैंने बाहर रख रखा है ना,
बाकी जो भी बचा है इसे आप क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। इसे गुणा करें, एक जोड़े, और यहाँ पे भी हम यही कहेंगे 5, और यहाँ एक संख्या और आएगी, हम कहेंगे इसके भी 2 आपके अभाज्य गुण संख्या हैं, इसका मतलब ये संख्या भी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कंप्लीट होता है। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा सवाल नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। वर्ताकार पथ का मतलब एक रास्ता बना हुआ है, एक रास्ता बना हुआ है। कैसा पथ है भाई? आपके वर्ताकार पथ बना है। तो हमने यहाँ पे एक वर्ताकार पथ बना लिया कुछ इस तरह से। उसके बाद ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। भाई इस मैदान में सोनिया भागना शुरू करती है। मैं मान लेता हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, सोनिया को मैं ऐसे लिखता हूं। सोनिया यहाँ से भागना शुरू करती है, इसके चारों तरफ दौड़ना शुरू करती है, और वो 18 मिनट लेती है। और वो कितने मिनट लेती है? वो 18 मिनट लेती है। कौन लेती है 18 मिनट? सोनिया जब भागती है तो वो 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। जबकि कहता है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि जो है इसी मैदान के कितने मिनट लगता है? रवि को भी मैं यहीं से भगाऊंगा, यहाँ से मैंने रवि को भगाया, आर लिख देता हूँ। रवि कितने मिनट लेता है? देखिए 12 मिनट। रवि कितने मिनट लेता है? 12 मिनट लेता है। जरा एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे इसका आंसर बताएं कि इन दोनों में से तेज कौन दौड़ रहा है? सोनिया तेज दौड़ रही है कि रवि तेज दौड़ रहा है? जल्दी से इसका कमेंट करके बताएंगे। सोनिया 18 मिनट ले रही है और रवि 12 मिनट ले रहा है। देखो सोनिया ज़्यादा टाइम ले रही है। अगर ज़्यादा टाइम ले रही है इसका मतलब वो थोड़ा धीरे भाग रही है, यानी तेज कौन भाग रहा है? रवि तेज भाग रहा है, क्योंकि वो 12 मिनट में दौड़ के पूरा वापस अपनी जगह पे आ जाता है। और सोनिया अभी भी पीछे ही दौड़ रही है, सोनिया थोड़ी सी धीमे दौड़ रही है। ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पूर्ण वापस मिल जाएंगे? हमें ये बताना है कि भाई दोनों को मैंने एक साथ खड़े कर दिए और 1 2 3 करके इनको भगाया है, 1 2 3 करके इनको भगाया। ये जब भागेंगे तो ऐसा कौन सा समय आएगा कि ये दोनों के दोनों वापस इसी जगह मिल जाएंगे? आपको वो समय बताना है। तो जरा मुझे सोच के बताएं, क्या ये कुछ इस तरह से नहीं हो गया कि ऐसा मुझे समय बताना है, कॉमन समय बताना है जिसमें 18 का भी भाग चला जाए, जिसमें 12 का भी भाग चला जाए? याद करिए, अभी मैंने एक सवाल कराया था जिसमें 4 का भी भाग चला जाए, जिसमें 5 का भी भाग, एक उदाहरण करके मैंने आपको बताया था। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ देखने के लिए मैं एक ऐसी संख्या बताऊंगा जो 18 से भी बड़ी हो, जो 12 से भी बड़ी हो, तभी तो उसमें 18 का भी भाग जाएगा और 12 का भी भाग जाएगा। यानी कि देखा जाए तो मुझे इन दोनों संख्याओं का लसअ बताना है, एलसीएम बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन लिखेंगे, हल दोनों द्वारा लिया गया समय बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बताने के लिए एलसीएम बताना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? इनका एलसीएम बताना पड़ेगा। आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल लिख सकते हैं। कितना टाइम? एक तो लेता है सोनिया, कितना समय ले रही है ये 18 मिनट ले रही है। और एक है आपके पास क्या है, रवि है। रवि कितना समय ले रहा है? रवि आपके 12 मिनट ले रहा है। तो मैं 18 और 12 का एलसीएम निकालूंगा। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, 18 का और 12 का मैं एलसीएम निकालने वाला हूँ। मैं यहाँ कर लेता हूँ 18 और क्या है 12। एलसीएम किस तरीके से निकाल सकते हैं आप? काफ़ी अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। आप भाग विधि से निकाल सकते हैं और अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। 18 के करिए टुकड़े, 6 3 18 होता है ना, 6 3 18, 6 3 18 या 3 छंगे 18। 6 के फिर से टुकड़े कर सकते हैं, 2 3 6, 2 3 6। इसी तरह से 12 को लिख सकते हैं 2 गुणे 6, 2 छंगे 12, और 6 को फिर से लिख सकते हैं 2 3 6, 2 3 6। बोलो आया समझ में? मुझे एलसीएम बताना है इस बार, एचसीएफ नहीं बताना है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं, सबको लिखते हैं। एलसीएम के लिए सबको लिखते हैं, 2 को लिखेंगे और 3 को लिखेंगे, 2 को लिखेंगे और 3 को लिखेंगे। 2 ज़्यादा से ज़्यादा एक बार है, 2 ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार है, तो हम ज़्यादा वालों को लेंगे। कितनी बार है? 2 बार। 3 यहाँ कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ 1 बार है, तो हम ज़्यादा वाले को लेंगे। यहाँ क्या आंसर आएगा? 2 दूनी 4 और यहाँ क्या आएगा? 3 3 9। आंसर बनेगा 9 चौके 36। 36 मिनट ऐसे होंगे जब ये दोनों के दोनों एक ही स्थान पे वापस आके मिल जाएंगे। ये 18 मिनट, ये 18 मिनट और ये 18 मिनट, ये आपके ये 12-12 मिनट करके चलेगी। तो ज़रा आप लोग मुझे ये बता दीजिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि 36 मिनट बाद ये दोनों एक जगह पे वापस मिल जाएंगे।
मेरा आपसे जो सवाल है, छोटा सा आसान सा सवाल है, आज कोई क्लास ख़त्म करते करते एक छोटा सा सवाल आपको दिए जा रहा हूँ। मुझे ये बताओ, जब 36 मिनट हो जाएंगे तो सोनिया कितने चक्कर निकाल लेगी और राहुल कितने चक्कर निकाल देगा, ये आपको मुझे बताना है। किसके चक्कर ज़्यादा होंगे, है ना, सोनिया के चक्कर ज़्यादा होंगे या फिर रवि के चक्कर ज़्यादा होंगे, और किसके कितने चक्कर होते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बोलो, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया आसान तरीके से? क्या आपको ऐसा फील हो रहा है क्या कि आप लोग एक ट्यूशन क्लास में नहीं बैठे हैं, आप लोग एक स्कूल में बैठे हैं? ऐसा आपको फील होना चाहिए। तभी तो हमने हम जो हमारा चैनल है उसका नाम हमने क्या रखा है, हमने लिखा है ऑनलाइन स्कूल। ऑनलाइन स्कूल, भाई ये स्कूल है लेकिन ऑनलाइन है, और एक ऐसा स्कूल है जहां आपको फीस नहीं देनी पड़ रही है। आपको फीस कोई भी नहीं देनी पड़ रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ रहे हैं। आपके पढ़ने का कोई समय नहीं, आप जब चाहें पढ़ सकते हैं। सारे वीडियो कंटेंट आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कभी हो सकता है कि हम हमारे स्कूल में हो, कभी काम हो जाए, हम स्कूल नहीं जा पाते हैं, लेकिन यहाँ आप बेफिक्र रहिएगा, आपकी क्लास आपके यूट्यूब पे पड़ी है, आपके हमारे ये जो हमारा चैनल है इसके ऊपर आपकी क्लास पड़ी है। आप कभी भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ी ईमानदारी रख के पढ़िएगा और आसानी से पढ़िएगा। ऑनलाइन स्कूल इंडिया पे, इंडिया क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सारा इंडिया जो है यहाँ से पढ़ना चाहिए, सारा इंडिया पढ़ना चाहिए। और ये जिम्मेदारी मैं आप लोगों पे दे रहा हूँ कि सारे इंडिया को पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारी क्या जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम लोग आपको रेगुलर पढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। बोलो सही है? इसी आशा के साथ कि आप लोग अच्छे से रहेंगे घर पे और सपोर्ट करिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, गुड बाय।